नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे दैविक आपदाओं में पहाड़। रायपुर से अहम खबर है, चैतन्य बघेल को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर लिया गया है। ईडी की कस्टोडियल रिमांड के बाद अब जेल जाएंगे चैतन्य बघेल। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल शराब घोटाला मामले में ईडी ने कोर्ट में किया था पेश। वापस से चैतन्य बघेल को 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर रखा गया है। शराब घोटाला मामले में ईडी ने कोर्ट में पेश किया। ईडी की कस्टोडियल रिमांड के बाद अब जेल जाएंगे चैतन्य बघेल। भूपेश बघेल के बेटे हैं चैतन्य बघेल। शराब घोटाला मामले में ईडी ने कोर्ट में किया था पेश। रायपुर से हमारे संवाददाता समीर दुबे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। समीर, चैतन्य बघेल को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर लिया गया। ईडी की कस्टोडियल रिमांड के बाद अब जेल जाएंगे चैतन्य बघेल। क्या कुछ अहम अपडेट निकलकर सामने आ रही है? जी मनोज, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा। ईडी ने पहले जो है 5 दिन के जो है इनके जो है इनको जो है कस्टडी में लिया था पूछताछ के लिए, और ईडी जो है 15 दिन की रिमांड पर ले सकती है, तो उन्होंने 10 दिन की रिमांड को इस बीच में जो है खत्म किया है और वापस से जो है चैतन्य बघेल को जो है न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो शराब घोटाला मामले में ईडी ने कोर्ट में पेश किया था चैतन्य बघेल को। 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। ईडी की कस्टोडियल रिमांड के बाद अब जेल जाएंगे चैतन्य बघेल। तो 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजने के बाद अब जेल जाने की तैयारी की जा रही है। और एक और अहम खबर देहरादून से सामने आ रही है। देहरादून से ये अहम खबर सामने आ रही है, उत्तराखंड से इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो उत्तराखंड के देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, धामी कैबिनेट का जल्द होने जा रहा विस्तार। सूत्रों से जानकारी सामने आ रही है, नए चेहरों को मिल सकती है जगह। कैबिनेट में 5 पद अभी खाली हैं, जिनको भरे जाने की बात सामने आ रही है। तो देहरादून से अहम खबर, उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी ये अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। धामी कैबिनेट का जल्द होने जा रहा है विस्तार। सूत्रों से जानकारी सामने आ रही है, नए चेहरों को मिल सकती है जगह। कैबिनेट में 5 पद खाली हैं और इन पदों को भरने की सुगबुगाहट जारी है। देहरादून से अहम खबर आपको दिखा रहे, उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी अहम खबर, धामी कैबिनेट का जल्द होने जा रहा है विस्तार। सूत्रों से जानकारी सामने आ रही है। तो कैबिनेट में 5 पद अभी खाली हैं। उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी अहम खबर देहरादून से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। धामी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। शिवनारायण हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवनारायण, धामी कैबिनेट के विस्तार की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, सूत्रों से जानकारी सामने आ रही, क्या कुछ अहम अपडेट है? हाँ, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से पूर्व में भी कई बार ये चर्चा हो चुकी थी कि कैबिनेट का विस्तार होगा, लेकिन ये एक बार फिर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। जिस तरीके से दिल्ली में एक बैठक हुई थी, बैठक के बाद ये सूत्रों के हवाले से पता चला है कि कैबिनेट विस्तार हो सकता है, जिसमें कि कई नए चेहरों को जगह मिल सकती है। और साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो कैबिनेट, क्योंकि अब 2027 में चुनाव होने, तो कहीं ना कहीं जल्दी से अब ये कैबिनेट विस्तार हो भी सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पूर्व में भी ये चर्चाओं बाजार गर्म रहा था। इस वजह से, क्योंकि जिस तरीके से विस्तार होना है, तो विस्तार में देखना होगा कि किस तरीके के वो समन्वय बैठाते हैं और कौन कौन मंत्री ऐसे सामने आ सकते हैं जिनको अब मौका मिल सकता है। जिस तरीके से 5 पद खाली चल रहे हैं, तो उस लगा करके ये चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। क्योंकि देखा गया था कि जिस तरीके से पहले भी एक बार बात चर्चाओं में आई थी कि समन्वय बैठाने के लिए जैसे गढ़वाल या कुमाऊं, इन दोनों में से अलग अलग नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। और वही बात बता दें कि जिस तरीके से अभी
पहले पूर्व में 4 पद खाली थे, लेकिन 2025 के बजट सत्र में जिस तरीके से एक विवादित बयान के बाद एक कैबिनेट मंत्री की जगह खाली हो गई थी और उसके बाद फिर 5 जगह हो गई थी, तो उसी को लेकर के एक बार फिर जिस तरीके से बैठक देखने को मिली और बैठक में निकल के आ गई। जो प्रदेश के सांसद हैं, जितने भी सांसद हैं, सबको वहाँ बुलाया गया था और उसमें बैठक में भाग लिया था और उसके बाद में ये चर्चाएं तेज हो गई हैं। जी हाँ बिल्कुल शिवनारायण, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देहरादून से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी अहम खबर, धामी कैबिनेट का जल्द होने जा रहा है विस्तार, सूत्रों से जानकारी सामने आ रही है। और अब हम बात करें देवी आपदाओं में पहाड़। उत्तराखंड में लगातार देवी आपदाओं का आने का सिलसिला जारी। हाल ही में 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा और एक तरफ यमुनोत्री में बनी पानी की झील से आपदा प्रबंधन के साथ सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें, वहीं चमोली जिले के धराली क्षेत्र में देर रात बादल फटने से भारी तबाही मची। टुंडरी गदेरे में आए तूफान, आपको बता दें, आए उफान ने राड़ी, बगड़, चेपड़ो और सगवाड़ा गांव में व्यापक नुकसान पहुंचाया है। उत्तराखंड में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा ने सागवाड़ा गांव और आसपास के क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई। सागवाड़ा गांव में किशोरी के मलबे में दबने की दुखद सूचना मिली, जबकि चेपेडो बाजार में कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं और एक व्यक्ति लापता बताया जा रहा है। थराली बाजार और तहसील परिसर की बुरी तरह प्रभावित हुए, जहां मलबे ने घरों और कार्यालयों को नुकसान पहुंचाया और कई वाहन दब गए। मिंगडेरा के पास थराली गवालदम मार्ग और थराली सगवाड़ा मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गए, जिससे राहत और बचाव कार्यों में बाधा आ रही है। वहीं पिंडर और प्राणमती नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया, जिससे क्षेत्र में बाढ़ की आशंका और बढ़ गई है। स्थिति गंभीर बनी हुई है और प्रशासन राहत कार्यों में जुटा हुआ है। राहत और बचाव कार्य गौचर से एसडीआरएफ, पुलिस और आपदा प्रबंधन टीमें राहत कार्य में जुटी हैं, लेकिन तेज बारिश से बचाव कार्यों में बाधा आ रही है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने और सतर्कता बरतने की अपील की थी। थराली, देवाल और नारायण बगड़ विकास खंडों में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 23 अगस्त को अवकाश घोषित किया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी के नेतृत्व में राहत कार्य तेजी से चल रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थिति पर नजर रखने और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं आपदाओं को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हल्ला बोल दिया है। थराली में रात में अतिवृष्टि से जो है थराली शहर हो गया, तहसील परिसर हो गया, सागवाड़ा गाँव हो गया, चेपड़ो हो गया, आसपास के इलाकों में काफ़ी अतिवृष्टि हुई, काफ़ी जो नुकसान हुआ है। और मलबा आने से जो है एक कविता नाम की महिला जो है 20 साल की दब गई है वहाँ पे महिला, और एक व्यक्ति गंगा जोशी जो है चेपड़ों में लापता है, वो 72 साल की एज है। रात में ही हम लोगों ने मूव करा दिया था। डीआरएफ की टीम थी, एसडीआरएफ की टीम थी, डीडीआरएफ की हमारी टीम थी, वो मूव करा दिया था क्योंकि रास्ता का ये ब्लॉक हो गया है। थराली विकास खंड से परेशान करने वाली खबर आ रही है। ऊंचे इलाके में कहीं बादल फटा है, जिसके कारण तहसील पूरा प्रांगण थराली का, उसके अलावा वहां पर सागवाड़ा गांव, वहां पर पानी भर गया है घरों में और एक लड़की के दबे होने की सूचना है। इसी प्रकार से वहां पर चेपड़ों से मुझे अभी जानकारी मिली है कि वहां भी मकानों में पानी भर गया और एक व्यक्ति के लापता होने की खबर है। श्याना चट्टी में जो झील बनी हुई है उसके पानी की निकासी का अभी कोई रास्ता बना नहीं है, जिसके कारण वहां पर खतरा बना हुआ है और निचले इलाकों में भी बहुत ज्यादा खतरा बाढ़ का बना हुआ है। पूरे गढ़वाल मंडल में इस समय भयंकर आपदाएं आई हुई हैं कि मोदी जी और उनकी पूरी टीम इस समय चुनाव में व्यस्त है। पूरी भारतीय जनता पार्टी बिहार में कैसे सत्ता प्राप्त कर ले दोबारा से, उसके लिए चिंताग्रस्त हैं, रैलियां कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उत्तराखंड में आई हुई आपदाओं के लिए कोई भी केंद्रीय दल उत्तराखंड नहीं आया। लगातार बारिश और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में हालात तनावपूर्ण हैं। मौसम विभाग ने चमोली सहित कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, जिससे प्रशासन को और सतर्कता बरतने की जरूरत है। प्रशासन और राहत दलों के प्रयास जारी हैं, लेकिन मौसम की चुनौतियों के बीच लापता लोगों की तलाश और नुकसान का आंकलन अभी अधूरा। स्थानीय लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर। स्पेशल एक्स के न्यूज इंडिया।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिव नारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव नारायण, प्रशासन राहत बचाव कार्य में प्रशासन ने तेजी लाई है। बादल फटने से धराली में तबाही मची है और कई गांवों में हाहाकार की बात सामने आ रही है। क्या कुछ अहम अपडेट है? मैं बताऊं, जिस तरीके से पूर्व में 5 अगस्त को धराली में भी एक आपदा देखने को मिली थी, उसके बाद ही आज जो 23 अगस्त की रात की बात करें तो वहाँ पे भी एक बादल फटने की जो सूचना प्राप्त हुई थी, जिससे कि लोगों में दहशत फैल गई और वहाँ पे बाजार हो या घर हो, सब में मलबा पानी ये सब फैल गया है, भर गया है। और वहीं बात करें तो एक 20 वर्षीय युवतिया जो मलबे में दब गई थी, उसको तो खोज लिया है, लेकिन वहीं एक 65 वर्ष के बुजुर्ग अभी तक नहीं मिल पाए हैं, वो भी मलबे में दब गए थे और जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। और जो वहाँ पे जो निवासी हैं उनका जो जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, क्योंकि कई जगह से ऐसे जो गदेरे हैं या और हैं उनमें तूफान के साथ धराली बाजार हो या कोर्ट भी या तहसील परिसर हो, उसमें भी मलबा घुस गया है और काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रबंधन टीम पूरी निगाहें बनाई हुई है। वहीं जो प्रदेश के मुखिया उन्होंने भी कहा है कि मैं इस पर निगाहें बना रहा हूँ, आपदा प्रबंधन कंट्रोल पल पल की जानकारी ले रहा हूँ। जैसे भी कोई अगर कोई इस तरीके की और सूचना मिलती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जा रही है। और एसडीएफ एनडीआरएफ अपना लगातार शुरू से ही इसमें राहत कार्य में लग गई है और इसमें राहत बचाव कार्य में कर रही है। और साथ ही साथ ये बताना चाहूंगा, जिस तरीके से पूर्व में भी इस तरह की एक घटना वो भी देखने को मिली थी जो 5 अगस्त को आई थी, उसमें भी काफी नुकसान हुआ था और इसमें भी काफी नुकसान होने की आशंका है, क्योंकि जिस तरीके से मलबा ऊपर से एक साथ बादल फटने की वजह से पानी आया है, बरसात हुई है, उससे लेकर के लगता है कि कहीं ना कहीं भारी नुकसान की संभावना है। और साथ ही जो अभी देखने में आ रहा है कि जब तक इसमें काफी सर्च के बाद ही पता चल पाएगा कि कितना नुकसान हुआ है और कितने मलबे में दबे हैं, ये तो सर्च करने के बाद ही पता चलेगा। जी हाँ बिल्कुल शिव नारायण, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो तहसील परिसर में मलबा घुसा, दफ्तर घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रशासन अलर्ट पर है, बचाव कार्य में तेजी लाई गई है। और फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल उर्स मेला। आप देख रहे हैं आरती। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करें हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल उर्स मेला। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करने वाला हम उर्स मेले की बात कर रहे हैं। आपको बता, अकीदत का ऐसा स्थान जाजमो इलाके में तो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली। शाह आला का 767वां उर्स, जहां हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली है। आपको बता दें, अकीदत का ऐसा स्थान कानपुर में मौजूद है जो शहर के जाजमऊ इलाके में टीले पर 700 साल से भी ज़्यादा पुरानी दरगाह के रूप में जाना जाता है। यहाँ हर साल लाखों की तादाद में लोग उर्स के मौके पर जुड़ते हैं। 22 अगस्त को दरगाह में कुल शरीफ के साथ हज़रत मखदूम शाह आला का 767वां उर्स मनाया गया। कानपुर के जाजमऊ स्थित हजरत मखदूम शाह आला की दरगाह, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था और जहां अब भी उस दौर के शिलालेख मौजूद हैं। इतिहास से जुड़ा ये पवित्र स्थल आज भी हिंदू मुस्लिम एकता की गवाही देता है। माना जाता है कि हजरत मखदूम शाह आला ने बगदाद में तालीम हासिल करने के बाद भारत का रुख किया और कानपुर में ही रहकर 60 साल तक लोगों की सेवा की। हज़रत मखदूम शाह आला रहमतुल्लाह अलैह का 767वां उर्स मुबारक था ये। और उसी अल्हम्दुलिल्लाह उसी शान और शौकत से जिस तरह से होता चला आ रहा है, इस साल भी मुकम्मल हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन का मैं दरगाह शरीफ की कमेटी की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पुलिस, सबसे पहले पुलिस, आपका केस्को नगर निगम, इनसे जो ज़ायरीन की सहूलियत के लिए जो भी इंतजाम इन्होंने किए हैं बखूबी उसकी तारीफ, काबिल तारीफ है। और
जो दुआ का सिलसिला है वो हर साल की तरह मौलाना हाशिम शफी साहब ने किया और कमेटी की तरफ से मैं, मेरे चचा जनाब इरशाद आलम साहब और भाई असद राफे, हम लोगों ने पूरे मैनेजमेंट को इंतजाम दिया। ये हजरत कुतुबुल कामिलीन शेख अलाउल हक़ुद्दीन मोहम्मद यूसुफ अल मारूफ हजरत मखदूम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ईरान के एक इलाके जंजान में आपकी विलादत शरीफ हुई और उसके बाद हिंदुस्तान वो तशरीफ़ लाए इंसानियत, मानवता, आदमियत का पैगाम देने के लिए, जिसमें से उन्होंने इंतखाब किया ये तारीख़ी जगह जाजमऊ का। ये जाजमऊ पहले तारीख़ में तहसील थी और जहानाबाद ज़िला था, इलाहाबाद स्टेट था, कानपुर तो 350 साल पहले भी एक गांव था। इस जगह क़याम फरमाया और यहाँ भेदभाव और नफरतों को मिटाया और इंसानियत और मानवता की बात की। 60 साल हयात ज़ाहिरी के यहाँ गुजारे। कुल आपकी उम्र 125 साल थी और 27 सफ़र को आपका विसाल हुआ। आपका जो रोज़ा है उसको अबुल मुज़फ़्फ़र फ़िरोज़ शाह तुगलक के अहद में तामीर किया गया 14 रबीउल अव्वल 761 हिजरी में, जिसकी डिज़ाइन किया था अबुल मुबारक मोहम्मद ने और इस रोज़े के बानी थे शहीद गयासुल हक वद्दीन। जब से आज तक यानी 767वां ये उर्स हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा हमारे मोहतरम सज्जादा नशीन अदनान राफे साहब ने बताया, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये लोग अपना कारोबार भी करते हैं और दरगाह की पूरी खिदमत अंजाम देते हैं। आज 4-5 लाख का मजमा जिसको हर तरीके से इंतज़ाम किया गया और कंट्रोल किया गया और आज कुल से पहले जहां लोगों के लिए दुआएं की गई परेशानियों की, वहीं दहशत गर्दी और फिरका परस्ती की पुरजोर आस्ताने से मजम्मत की गई। और अब हम बात करेंगे जल भराव की समस्या। कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। अलीगढ़ के निसात बाग चिलकौरा मेन रोड पर जल भराव की समस्या को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेता इंजीनियर आगा यूनुस और महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष जरीना आगा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कमिश्नरी कार्यालय के निकट जल भराव के बीच बैठकर प्रशासन को चेताया। धरना स्थल पर पहुंचे एसडीएम कोल ने ज्ञापन प्राप्त कर कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक हटे। आगा यूनुस ने कहा कि कमिश्नरी कार्यालय के पास हजारों की आबादी वाले क्षेत्र में नाली और सड़क तक नहीं बनी है, जिससे जानलेवा हालात बन गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों से इस मुद्दे पर ज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन वित्तीय अनुमति अब तक नहीं मिली है। चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि यदि 7 दिनों में काम शुरू नहीं हुआ तो कांग्रेस कार्यकर्ता कमिश्नरी कार्यालय के बाहर फिर से धरना देंगे। और अब हम बात करेंगे दरोगा की जांच रिपोर्ट से प्रशासन में हड़कंप। खबर आगरा से है, जहां एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें, जगदीशपुरा थाने में तैनात दरोगा द्वारा सीजीएम कोर्ट को भेजी गई रिपोर्ट ने पूरे प्रशासनिक तंत्र को हिलाकर रख दिया। दारोगों ने अपनी जांच रिपोर्ट में सीधे तौर पर डीएम, सीडीओ और नगर आयुक्त को जिम्मेदार ठहराया। ये रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल होते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि बोदला बिचपुरी रोड पर महीनों से सिल्ट और मलबा जमा था। इस समस्या को लेकर सत्यमेव जयते ट्रस्ट ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर समस्या के निदान दिलाने की फरियाद की थी। इसी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की थी। और अब हम बात करेंगे कासगंज जेल शिफ्ट हुए उमर अंसारी। खबर गाजीपुर से है, जहां जिला जेल में बंद मुख्तार के बेटे उमर अंसारी को कासगंज जेल भेजा गया है। प्रशासनिक कारणों से उमर अंसारी को गाजीपुर जेल से कासगंज जेल में शिफ्ट किया गया है। उमर अंसारी पर कोर्ट में पेश किए गए कागजातों में फर्जीवाड़े का आरोप है। उमर अंसारी पर कोर्ट में पेश कागजातों में अपनी मां आफसा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर बनाने का आरोप है। इस मामले में केस दर्ज कर पुलिस ने उमर को लखनऊ से गिरफ्तार किया था और उसे गाजीपुर जेल में रखा गया था। आज उसे कासगंज जेल में शिफ्ट किया गया है।
फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं रेलवे ट्रैक की निगरानी, सुरक्षा कवच की तैयारी। खबर कानपुर से है, जहां रेलवे लगातार रेलवे ट्रैक को हाईटेक बना रहा है, हाईटेक किया जा रहा है। ट्रैक को सुरक्षित करने के लिए एक नई डिवाइस अब बिछाई जा रही है। इस डिवाइस के जरिए रेलवे ट्रैक पर किसी भी गड़बड़ी की आशंका होते ही ट्रेन ड्राइवर को फौरन इसकी जानकारी मिल सकेगी, जिससे समय रहते जानकारी मिलने की वजह से हादसे को रोका जा सकेगा। रेलवे ट्रैक कवच का काम करेगी रेडियो फ्रिक्वेंसी टैग, जिसे कानपुर से अनवरगंज तक बिछाया जाएगा। वैसे तो पूरे एनसीआर में 720 किलोमीटर रेलवे ट्रैक कवच को रेडियो फ्रिक्वेंसी टैग से लैस किया जा रहा है। अक्सर देखने को मिलता है कि ट्रैक के साथ छेड़छाड़ कर शरारती तत्व हादसे की स्थिति खड़ी करने का प्रयास करते हैं। सफर कर रहे हजारों यात्रियों की ऐसे में जिंदगी खतरे में डाल देते हैं। उसी को देखते हुए रेलवे ट्रैक को कवच से सुरक्षित किया जा रहा है। कानपुर सेंट्रल से अनवरगंज के बीच 2.4 किलोमीटर रेडियो फ्रिक्वेंसी टैग बिछाया जाएगा, क्योंकि सबसे सेंसिटिव यह स्पॉट माना जाता है। डिवाइस से जुड़ी 10.5 इंच की स्क्रीन जो है वो चालक के पास लगाई जाएगी, जिससे 1 किलोमीटर पहले ही ड्राइवर को आगे रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़ से जुड़ी समस्या की जानकारी हो सकेगी। सीपीआरओ प्रयागराज ने बताया कि अभी टुंडला में कार्य चल रहा है, जल्द ही यहाँ कानपुर में ये काम शुरू किया जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे संरक्षा की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। इसी के अंतर्गत कवच 4.0 इस प्रणाली का इंस्टॉलेशन का कार्य प्रगति पर है। अभी हाल ही में हम लोगों ने मथुरा आगरा सेक्शन के बीच में कवच 4.0 के अंतर्गत रियर एंड और हेड ऑन कोलिजन का डिवाइड कैसे किया जाए इसका ट्रायल कराया था, जो कि पूरी तरह से सफल रहा था। उत्तर मध्य रेलवे शीघ्र ही कवच प्रणाली का कमीशनिंग का कार्य स्टार्ट कर देगा। हमारे उत्तर मध्य रेलवे में कुछ पैचेज ऐसे थे कि जहां पे कवच प्रणाली का कार्य स्वीकृत नहीं था, जिसमें हमारे 790 रूट किलोमीटर का कार्य 309 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत कर दिया गया है। रेलवे ट्रैक में हादसों को रोकने के लिए अब भारतीय रेलवे ने रेलवे ट्रैक सुरक्षा कवच तैयार किया है। ये सुरक्षा कवच रेल की पटरियों पर लगाया जाएगा। अभी इसका काम टुंडला पर चल रहा है। बहुत जल्द कानपुर सेंट्रल स्टेशन की रेलवे ट्रैक की पटरियों पर ये कवच लगाया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये रेल की पटरियां हैं, इन्हीं में रेलवे सुरक्षा कवच लगाया जाएगा। कल को कोई हादसा होता है तो ये रेलवे सुरक्षा कवच 1 किलोमीटर पहले ही वो ड्राइवर को इंडिकेट करेंगे। ड्राइवर इंडिकेट करने के बाद रेलवे हादसे को से सतर्क हो जाएगा और कहीं ना कहीं रेल हादसे जो होते रहते थे अब उनमें कहीं ना कहीं कमियां आएंगी। कानपुर से के न्यूज से मोहित पांडे, कानपुर। और अब हम बात करेंगे शिक्षिका की पौबारा, बीईओ मेहरबान। खबर बाराबंकी से, जहां आपको बता दें त्रिवेदीगंज क्षेत्र के औल्हे पूर्व प्राथमिक विद्यालय में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। विद्यालय में कार्यरत शिक्षिका दीपमाला निरंजन पर आरोप लगे हैं कि वह सप्ताह में मात्र 2 से 3 दिन ही विद्यालय आती हैं। इसके बावजूद स्टाफ से जबरदस्ती करते हुए अपनी पूरे सप्ताह की उपस्थिति दर्ज कर देती। विद्यालय में तैनात शिक्षा मित्र शत्रुघ्न लाल ने आईजीआरएस पोर्टल पर इसकी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें 21, 25 और 30 जून 2025 को शिक्षिका की अनुपस्थिति के प्रमाण के साथ उपस्थित रजिस्टर की छाया प्रति भी संलग्न की गई थी। जांच के दौरान हैरानी तब हुई जब खंड शिक्षा अधिकारी ने प्रकरण का निस्तारण करते हुए शिकायत में दर्ज तारीखों को नजरअंदाज करते हुए केवल 27 व 28 जून का स्पष्टीकरण मांगते हुए फाइल ही बंद कर दी। तो बीओ पर जांच प्रभावित करने का आरोप लगा है। सप्ताह में 2 से 3 दिन विद्यालय पहुंचती है शिक्षिका, लेकिन जो उपस्थिति है वो दर्ज हो जाती है। आरोप ये है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था और हम विद्यालय आते थे, उपस्थिति दर्ज करते थे। जिस दिन स्वास्थ्य खराब हो जाता था, मानसिक संतुलन कुछ गड़बड़ है, जबकि हमारा विगत एक साल से हमारा इलाज चल रहा है बाराबंकी सरकारी हॉस्पिटल से।
और इस दौरान जब हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ होता था तो हम चले जाते थे घर, और मैडम हम अवकाश चढ़ा देती थी। हम सर को कहे कि सर हमें अवैतनिक अवकाश दे दिया जाए, जिस पर हमें अवैतनिक अवकाश नहीं दिया गया। बार बार सूचित करते रहे, फिर भी हम विद्यालय आते रहे और हमारा मानदेय मैडम काटती रही, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। हम भाई नहीं आते थे स्कूल तो हमारा मानदेय काट लिया जाता था, जिससे हमको कोई दिक्कत नहीं थी। स्वास्थ्य ठीक रहता था, पूरा दिन रहता था। लेकिन वही काम मैडम कर रही 21 जून योगा दिवस के दिन और 25 जून और 30 जून को मैडम नहीं आई, जिनका फोटो खींचा गया रजिस्टर का, जो विध प्रमाण सहित है, डेट और प्रमाण सहित तारीख का है, और जो कि IGRS पर शिकायत की गई। और अब हम बात करेंगे पीड़ितों के घरों में भरा पानी, प्रधान की मनमानी। खबर कानपुर से है, जहां मढ़ा ग्राम पंचायत के मजरे मायाकापुरवा के जिम्मेदार सरकार, शासन और प्रशासन के विकास संबंधी दावों के कोपलिता लगा रहे हैं। शासन स्तर से भले ही विकास कार्यों को लेकर नई नई योजनाओं पर बजट का प्रावधान किया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बंदर बांट के चलते आम आदमी को लगातार समस्याओं से जूझना पड़ रहा है और मजबूर होना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत मढ़ा के मजरे मायाकापुरवा के वायरल हो रहे वीडियो में विकास की मांग करने वाले ग्रामीणों के साथ प्रधान लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा दिखाई देते हैं। हकीकत यह है कि बारिश में तालाब का पानी ओवरफ्लो होकर घरों में घुस रहा है। मजरा निवासी लगभग 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण इस समस्या से पीड़ित हैं। घरों में जलभराव होने से पीड़ितों को न सिर्फ आवागमन करने में कठिनाइयां हो रही हैं, बल्कि वो रहने और खाने पीने की समस्या से भी जूझ रहे हैं। इसकी शिकायत करने पहुंचे ग्रामीणों ने ग्रामीणों से प्रधान की लड़ाई होने लगी। ग्राम प्रधान लड़ाई झगड़े पर आमादा हो गया, बल्कि पीड़ित ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी तक प्रधान के द्वारा देने की बात सामने आई है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लापरवाही का आलम यह है कि लोगों के घरों में पानी भरा है। और मैंने प्रधान को कम से कम 5 या 6 बार अवगत करवाया, लेकिन प्रधान ने कोई हमारी सुनवाई नहीं की। और भी आला अधिकारियों को अवगत करवाया, जो सचिव साहब उनको भी अवगत कराया, लेकिन उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। प्रधान का ये कहना था जब पानी भरा जाएगा तब देखा जाएगा, गांव वाले अगर मानेंगे तो निकाला जाएगा, नहीं भरेगा तो। इन साल का ये सिस्टम नहीं है, ये पर साल भी ऐसा हुआ। और अगर प्रधान मेरे पास आया था, गाँव के सब और भी लोग बाग बैठे थे। ये नहीं मेरे घर का निजी मामला नहीं है, ये 40 घरों का और है, जो तालाब के किनारे जो घर है उन लोगों का और 40 घरों का मामला है। तो प्रधान का ये कहना है कि आप ज़्यादा करोगे, जहाँ जाना हो पुलिस बुलाना हो पुलिस बुला लो, जो आपको करना है करवा दो, अगर ज़्यादा करोगे तो आपको गोली मरवा देंगे। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।